कि एचजीपी तुम्हें तभी क्लियर होगा जब तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी आएगा। तो अब तुम लोग बायोटेक के तो मास्टर हो गए, बायोटेक अच्छे से सीख लिया है। तो आज हम लोग जो एचजीपी करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे, वो आसानी से मेथोडोलॉजी जो बहुत डिफिकल्ट है ना, बैक आएगा, यैक आएगा, सीक्वेंस एनोटेशन आएगा, ईएसटी आएगा। देखना 2 साल पहले ईएसटी पे क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो वो थोड़ा सा तो रटना है, लेकिन हम मेथोडोलॉजी पे पढ़ेंगे ज्यादा, मेन कैसे किया गया। तो चलो उसी पे बात कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे मालूम है कि इसमें दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अब हम लोग बायोटेक पढ़ चुके हैं तो चीजें समझ में आएगी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एचजीपी है वो कब से स्टार्ट किया गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ लो। जैसे आज हम लोग मार्स मिशन की बात करते हैं, चीजें समझना। आज हम लोग बोलते हैं कि मार्स पे लाइफ को ढूंढना है, क्या कोई वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अगर होगा तो हो सकता है कि अर्थ के तरह वहां भी कोई लाइफ हो रहा होगा, भाई हमें पता नहीं है। इसी तरह से आज से 30 साल पहले पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया। ये दुनिया का सबसे बेटा पैसा खर्च करने वाला, हाँ, इन टर्म ऑफ मनी देखो तो बहुत खर्चीला प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसे आपने नाम दिया एचजीपी, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की। कब की ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बेटा 1990, आंसर 1990। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, मेगा प्रोजेक्ट है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इसे टारगेट रखा गया कि इसे कंप्लीट करने का 2003 में, लेकिन थोड़ा सा इसे समझिएगा, ऑलमोस्ट 2003 में इसे कंप्लीट किया गया। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने वर्ड यूज किया बेटा, इस पे फोकस करना। ऑलमोस्ट मैंने ये प्रोजेक्ट को 13 साल में फिनिश कर लिया, कंप्लीट नहीं किया था ना, क्योंकि आपको मालूम है कितना आसान ये प्रोजेक्ट नहीं था चलाना ना। क्योंकि जब आप क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इतना आसान नहीं है ना। आज हम लोग 1 घंटे में कर लेंगे, उन्हें बेटा 2003 तक ऑलमोस्ट फ्री कंप्लीट किया, क्योंकि 2006 में बच्चा क्रोमोसोम 1 को पढ़ा गया। 2006 में यानी 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। अब आंसर करके आइएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 13 ईयर में फिनिश कर लिया गया, लेकिन 2006 तक यानी 3 साल और एक्सटेंड किया गया, क्योंकि क्रोमोसोम 1 बड़ा था। याद रखिएगा, क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा होता है, और उसके अंदर के जो डीएनए थे, उसके अंदर जो डीएनए थे, इस डीएनए के अंदर में कौन सा सीक्वेंस है? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, किस सीक्वेंस में है? इसे पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट काम था। इसलिए May 1, 2006 में एक तरह से कहे तो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से 2006 में कंप्लीट होता है। लेकिन नीट में एग्जाम आएगा, नीट के एग्जाम में आएगा तो आंसर करके आ जाएगा 13 ईयर। 13 ईयर आंसर कर दीजिएगा। लेकिन क्रोमोसोम 1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया May 2006 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, 90% बच्चे गलत करते हैं कि सर इसका नाम क्या है। पहले देखिए ध्यान से, सर इसका नाम ह्यूमन, ह्यूमन मतलब आदमी, ये तो समझ में आ रहा है। जीनोम क्या होता है सर, जीनोम है क्या? और इस जीनोम को पढ़ने का जो प्रोजेक्ट है एचजीपी कहलाया, ठीक है। ह्यूमन के जीनोम को पढ़ने की कोशिश, सर जीनोम होता क्या हमें मालूम ही नहीं, जीनोम होता क्या है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिए, जीनोम का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके स्पर्म में, ओवम में, आपके स्पर्म में, ओवम में यानी गैमेट्स पे, स्पर्म के अंदर में जो भी डीएनए है, ओवम के अंदर जो भी डीएनए है, जो भी आपके स्पर्म में जो डीएनए है, वो सम टोटल ऑफ ऑल डीएनए ऑफ ह्यूमन स्पर्म या सम टोटल ऑफ ह्यूमन ओवम इज कॉल्ड वन जीनोम। ये ओवम में जितने डीएनए होते हैं, इसी को आप वन जीनोम कहते हो, इसी को आप वन जीनोम कहते हैं। स्पर्म के अंदर जो भी डीएनए है, इसी को आप वन जीनोम कहते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हैप्लॉइड जो अपन सुना है ना, हैप्लॉइड,
हैप्लॉइड इज कॉल्ड अ वन जीनोम। ओवम भी हैप्लॉइड होता है, वन जीनोम। ठीक है, तो सर हमने कितनी क्रोमोसोम को पढ़ा? अब समझिए जीनोम मतलब क्या हुआ। आपके स्पर्म लीजिए, उसके अंदर के सारे क्रोमोसोम को निकालिए, इसी क्रोमोसोम के अंदर में इसी क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए बैठा होगा, और डीएनए को बेटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सर डीएनए कैसे पढ़ेंगे? तो डीएनए के अंदर में जो भी सीक्वेंस है बच्चा, हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं हो, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर बेस पेयर होंगे, फर्स्ट बेस पेयर, सेकंड बेस पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे होंगे। हर बेस पेयर को पढ़ना है, हर बेस पेयर को पढ़ना है। किस सीक्वेंस में? पहला कौन है? एडेनिन है, दूसरा कौन है? साइटोसिन है, तीसरा कौन है? थाइमीन है। इसी सीक्वेंस को पढ़ना, सीक्वेंसिंग, एक वर्ड आएगा सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस को पढ़ना बच्चा। तुम्हारे मोहल्ले में ना जो गली नंबर 1 है, उसमें पहला मकान शर्मा जी का है कि वर्मा जी का है कि अग्रवाल जी का है, दूसरा किस जी का है, थर्ड किन का है, फोर्थ किन का है। तो ये पूरा का पूरा अब पेज उठाइए, पहला शर्मा जी है, तो दूसरा खान साहब है, तो तीसरा भाई इनका है, अग्रवाल जी का है। इसी को पढ़ना, इट इज कॉल्ड द सीक्वेंसिंग। तो डीएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड है उनको बच्चा आराम से पढ़ते जाइए, इसी को कहते हैं सीक्वेंसिंग। सर आसान है पढ़ना, आसान है पढ़ना, चलो सिखाता हूं। तो ऐसा कीजिए, आप क्रोमोसोम को निकालिए, आप बच्चा स्पर्म ले लीजिए, आप बच्चा स्पर्म ले लीजिए। सर स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम? तो आंसर बेटा 23। ध्यान से सुनना, इसमें बच्चा गड़बड़ करता है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने जो क्रोमोसोम पढ़ा, कितने क्रोमोसोम पढ़ा, 90% बच्चा आंसर करके आता है 23। ये आंसर गलत है, आंसर ये बेटा गलत है, अच्छे से नोट कीजिए। सर बोलेगा आप ही ने तो बताया सर स्पर्म के अंदर में 23 क्रोमोसोम होते हैं, हमने 23 कर दिया। नहीं, ये थोड़ा सा समझिए। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक्चुअली में 24 क्रोमोसोम की स्टडी की। बोले मतलब? हमने 22 ऑटोजोम को पढ़ा, हमने बच्चा 22 ऑटोजोम को पढ़ा, और बच्चा एक एक्स क्रोमोसोम की स्टडी की, और बच्चा किया एक वाई को भी स्टडी किया। तो हमने कितने हो गए? 22 ऑटोजोम के, एक एक्स क्रोमोसोम के, और एक बेटा वाई। तो 22 ऑटोजोम, एक एक्स एक वाई, टोटल क्रोमोसोम का नंबर हमने स्टडी किया 24। सर हम 46 क्यों नहीं पढ़े? तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तुम्हारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पैसा बचा रहा था क्या कि 46 की जगह तुमने केवल 24 पढ़ा? ऐसा क्यों? चीजें समझिए बेटा, पैसा बचाइए। एक तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, उसमें भी बेटा तुम 46 पढ़ोगे तो तुम बेवकूफ हो। तो बेवकूफी से बचना है। बोले सर कैसे? मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन मत लीजिए, और बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये बेटा आपका जाइगोट है, आपका सेल है, सिंपल आपका सेल है। इस सेल के अंदर में आपको 23 क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये आपके पापा ने दिया। बोले ठीक है। और बच्चा ये नीला वाला जो है, ब्लू वाला, ये मम्मी ने दिया। देखो, एक क्रोमोसोम पापा के साइड से, एक क्रोमोसोम मम्मी के साइड से, दोनों क्रोमोसोम पे सेम जीन है। ये व्हाइट वाले पे और ये ब्लू वाले पे क्या है? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए के पार्ट को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सर दोनों में तो सेम जीन है। सर ये वाला पे एक्स जीन है, पापा पे मम्मी पे भी तो एक्स ही जीन है, तो सर डबल क्यों पढ़ोगे? मेरे अंदर में हर जो क्रोमोसोम है वो तो पेयर के फॉर्म में ना, और क्रोमोसोम जो पापा वाले पे मम्मी वाले पे भी वही जीन है। पापा वाले पे 100 जीन है तो मम्मी वाले पे भी 100 जीन है, सेम जीन। आई कलर को वो भी बनाता है, तो पेयर में क्यों डबल पढ़ोगे? इसलिए साइंटिस्ट ने बोला अरे भैया पैसा बचाओ ना, केवल एक ही को पढ़ लो, डबल पढ़ने से क्या फायदा है? कोई फायदा है क्या?
देखिए हाइट बनाने वाला जीन डबल है, क्यों 2 बार पढ़ोगे? इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा करते, ऑटोजोम कितने हैं? 46। 46 में कितने पेयर है? 23 पेयर। एक पेयर से हम लोग एक ही को पढ़ेंगे, एक पेयर से एक को पढ़ेंगे। देख लीजिए, उन्होंने बोला कि देखो भैया, जो जीन्स यहां है वही जीन्स यहां है, तो क्यों पढ़े डबल? जो जीन्स आइज बनाने वाला, इंसुलिन बनाने वाला यहां है, तो यहां भी तो इंसुलिन ही बनाने वाला है, तो हम 2 बार क्यों पढ़े? तो उन्होंने ऑटोजोम के जो 22 पेयर थे, हर पेयर में से केवल एक ही क्रोमोसोम की पढ़ाई की, दूसरे को कट मार दिया, कट मार दिया, तू जा। ठीक है, तो हर पेयर में से एक ही को सेलेक्ट करना है। आ गया समझ में? केवल एक ही को इनटेक करना है, दूसरे को पढ़ के क्या फायदा मिलेगा ना? एक को पढ़ लो, उसी का कॉपीज तो दूसरे पर भी होगा। तो ऑटोजोम में से हमने सब पेयर में से एक ही को पढ़ा, सबको एक ही पढ़ा। लेकिन सर, जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक ह्यूमन मेल है सर, मेल है, मेल के अंदर तो एक एक्स होगा और एक होगा सर वाई होगा, एक तो सर वाई होगा। आपको तो आपने पढ़ाया सर, एक्स थोड़ा बड़ा होता है, एक्स सर बड़ा होता है, वाई थोड़ा छोटा होता है। एक्स पे अलग जीन होंगे, वाई पे अलग जीन होंगे, तो सर डबलिंग का है। देखो ना सर, एक्स पे अलग जीन है, वाई पे अलग जीन है ना, एक्स पे अलग जीन है। देख लीजिए, बताया था ना, बहुत अच्छे से आपको बताया था। यहाँ पर ए नाम का जीन है, यहाँ नहीं है, बी नाम का जीन है, यहाँ नहीं है, सी नाम का जीन है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर बेटा एक्स नाम का जीन है, उसका पेयर वाई एक्स पे नहीं है, वाई नाम का जीन है, जेड नाम का जीन है। तो साइंटिस्ट ने बोला, अरे एक्स पे तो अलग जीन है, वाई पे अलग है, तो ऐसा करते हैं ना, वाई को अलग पढ़ लो और एक्स को अलग पढ़ लो, लेंगे एक वाई पढ़ लेंगे, 2 हो गए। और ऑटोजोम तो एकदम सेम दिखते, ऑटोजोम जो है, जो 22 पेयर एकदम सेम दिखते हैं, तो उस पेयर में से एक को ही पढ़ेंगे। तो इसलिए 22 ऑटोजोम से पढ़ेंगे, एक एक्स को पढ़ेंगे, एक वाई पढ़ेंगे। अब एक लड़की आ गई, बोले हाय, हमारे अंदर कैसे पढ़िएगा सर? अरे भाई, मैंने एक मेल का एक्स क्रोमोसोम पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर 2 एक्स थे ना, एक्स पढ़ लिया ना, हो गया, छुट्टी करो। एक फीमेल है, अच्छा मेरे पास ये एक्स कहां से आया? मेरी मम्मी से आया, फीमेल से आया, खत्म कहानी। यानी कि मैंने एक्स अगर पढ़ लिया, तो एक फीमेल के अंदर 2 एक्स होते, तो मैंने वो फीमेल वाला भी एक्स वो पढ़ लिया, तो वो फीमेल कंप्लेन नहीं करेगी, हाँ मेरा क्रोमोसोम नहीं पढ़ा। मेल वाला वाई वाला भी पढ़ लिया, तो हो गया भाई। तो मेल भी खुश, फीमेल भी खुश, सभी के हमने हर जीन को स्टडी कर लेंगे, कोई नहीं छूटेगा। फीमेल के बाद 2 एक्स है, अरे भाई वही एक्स तो मेरे अंदर आया है, मेरा वाला ले ले, मेरा वाई भी पढ़ लेना, एक्स भी पढ़ लेना, हो गया। सर दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत बहुत है, दिक्कत बहुत है सर। ये मैंने अपना सर स्पर्म ले लिया, ध्यान से देखिए, और ये सर न्यूक्लियस है, और ये सर मेरा है डीएनए। ठीक है सर, डीएनए ऐसा रहता है, कभी कभी तो आप बनाते हो, ऐसा बनाते हो, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया बच्चा, कभी कभी आपको पढ़ने के दौरान में ऐसा मिलेगा, ये सेल, ये न्यूक्लियस, और कभी कभी मैं बहुत अच्छे से क्रोमोसोम बना करके दिखाता हूं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में उलझा हुआ है, दूसरे में बहुत अच्छे से अरेंज है। बहुत आसान सा आंसर है। एक्चुअली में जब सेल को डिवाइड होना रहता है, तो वो बच्चा जाता है प्रोफेज में, मेटाफेज में। तो ये बेटा मेटाफेज के दौरान में जो भी आपका डीएनए है, वो पूरी तरह से क्वाइल्ड हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, और पूरी तरह से क्लियर कट आपको क्रोमैटिड वगैरह दिखते हैं। इसी क्रोमोसोम के अंदर बच्चा, इसी क्रोमोसोम के अंदर में, क्रोमोसोम को काट करके देखो, ये बेटा डीएनए होते हैं। हाँ डबल स्टैंडर्ड है, टेंशन मत लीजिएगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है। इसी के अंदर में डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बैठे रहते हैं। सर सेल जब डिवाइड नहीं करता, जब रहता बेटा इंटरफेज में, याद कीजिए ना, इंटरफेज, इंटरफेज में रहता है, तो जो हमारे डीएनए होते हैं, वो बेटा एकदम मस्त, मस्त
आराम से बैठे हुए। हाँ, जो डीएनए अनकॉइल्ड है, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है अनकॉइल्ड है, अनकंडेंस है, फाइबर के फॉर्म में। इसी को आप कहते हो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन जब उसे सेल को डिवाइड करना जाता है तो ये फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर कभी उलझा बनाते हो, कभी सीधा बनाते हो, है क्या? कुछ नहीं। क्रोमोसोम नाम का टर्म जो है मेटाफेज में हम लोग देते। रियल में क्रोमोसोम को देखना भी है ना, तो याद करिएगा सेल डिवीजन में सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज है, जहां पर क्रोमोसोम क्लियर कट दिखेगा। तो क्वेश्चन आएगा मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना है, नंबर को स्टडी करना है, आंसर करके आइएगा मेटाफेज। बोले ठीक। लेकिन सर हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, तुम अपने 24 क्रोमोसोम मुझे दे दो, अपने बेटा 24 क्रोमोसोम मुझे दे दो, 22 ऑटोसोम वाले और एक आपका एक्स क्रोमोसोम और एक बच्चा वाई क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम को निकालिए, हर क्रोमोसोम को निकालिए। और क्रोमोसोम को जैसे निकालिए, ऑटोसोम का एक क्रोमोसोम निकाल लिया बच्चा, 22 थे ना, निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डीएनए को निकालेंगे। और डीएनए के अंदर जो भी बच्चा, मान लीजिए डीएनए आपने निकाल लिया, इसके अंदर में जो भी बेस पेयर है उसे नोट करेंगे, नोट करेंगे। बोले ठीक है, नोट कीजिए, पेन उठाइए, नोट कीजिए। पहला आपको मिला, पहला पेयर लिखिए, दूसरा पेयर लिखिए, तीसरा पेयर लिखिए, चौथा पेयर लिखिए, पांचवा लिखिए। पेन उठाइए, लिखिए। तो एनसीईआरटी बोलता है बच्चा इतना आसान नहीं है लिखना। हमारे अंदर में जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, अगर आप एक पेज लीजिए और उस पे बच्चा पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लिखना स्टार्ट किया। पहला एडेनिन है, चलो एक ही स्टैंड पढ़ते हैं। दूसरा थाइमीन है, तीसरा गुआनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। अब लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा। एक पेज पे अगर 1000 लेटर लिखेंगे, यानी 1000 नाइट्रोजनस बेस को लिखिएगा अगर एक पेज में, तो ऐसे ऐसे आपको 1000 पेज लिखना पड़ेगा, तब एक बुक बनेगा। ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे आपको 1000 बुक लिखना, पेज लिखना पड़ेगा, तो एक बुक बनेगा। एक पेज लिखा, फिर दूसरे पेज में लिखिए, फिर तीसरे पेज में लिखिए, फिर चौथे पेज में लिखिए। तो ऐसे ऐसे अगर 1000 पेजेस लिखिएगा तो आपका बनेगा बेटा 1 बुक। और एक बुक में कंप्लीट नहीं होगा आपका। और ऐसे ऐसे बच्चा 3300 3300 बुक लिखना पड़ेगा, तब आपका बच्चा, अपना सोचो, आपका स्पर्म, आपका ओवम, उसका न्यूक्लियोटाइड आप लिख पाओगे 3300 बुक्स में। तो बोले सर लिखेंगे कैसे? सर लिखेंगे कैसे और स्टोर कहां करेंगे? मुनीम जी बुलाएंगे 1000 मुनीम जी, उसको देंगे, एक पेज लिखेगा, फिर दूसरा पेज लिखेगा, फिर एक बुक। और कहां रखेंगे? इसलिए साइंटिस्ट को मालूम था बच्चा ये डिफिकल्ट काम है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम ना हो और ढूंढेंगे कहां से। 3300 बुक लिख तो दिया। अब मैंने बोला जा इंसुलिन के जीन को ढूंढ के ला, कहां पर इंसुलिन जीन है और उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 3300 बुक में कहां ढूंढेंगे सर? पेज 1 पे 2 पे कहां ढूंढेंगे? इसलिए साइंटिस्ट को मालूम था ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उन्होंने इसके लिए एक नया ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जनरेट कर दिया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसलिए एक नया ब्रांच बनाया गया, आज भी है। कुछ बच्चे क्लास 12 के बाद में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो अदरवाइज मत जाना, केवल मैथ्स पढ़ाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर प्लस बायो, देखो बायो, कंप्यूटर प्लस बायो अच्छे से आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो। सर क्या करेंगे? मुनीम जी, मुनीम जी हो मतलब सर हम सारे न्यूक्लियोटाइड को कंप्यूटर में डाल देंगे, सारे कंप्यूटर में बेटा, इसलिए सुपर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर रख लेगा बच्चा, इतना 3300 बुक नहीं रख सकते क्या कंप्यूटर? आपका जो लैपटॉप है उसमें क्या 3300 बुक्स नहीं आ सकते?
बोले सर आ सकता है, और सबसे आसान है सर सर्च करना। अब आप यहाँ पर डाल करके सर्च में जाओगे और डालोगे इंसुलिन जीन, तो इंसुलिन जीन का पूरा सीक्वेंस आपके लैपटॉप पे दिख जाएगा। फिर डालोगे ह्यूमन ग्रोथ वाला जीन का दिखाइए थोड़ा सीक्वेंस, बच्चा आपको दिखा दिया जाएगा। तो आसान हो गया ना, एक तो स्टोर करना आसान है और सर्च करना भी आसान हो गया। इसलिए इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला डिपार्टमेंट को आपको मजबूत करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब पूछा जाएगा भैया तुम स्टार्ट तो कर रहे हो, पैसा वैसा कहां से लाओगे? पहले पैसा भी तो बात कर ले, ठीक है। बोले पैसा का एस्टिमेशन ऐसे करते, आपके अंदर में टोटल बेस पेयर है 3.3 इंटू 10 पे पावर 9 बेस पेयर, यानी कि आपके स्पर्म के अंदर में टोटल बेस पेयर का नंबर है 3.3 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है। अब बच्चा डीएनए पढ़ना स्टार्ट किया, मुनीम जी को बुलाओ, पढ़ना स्टार्ट। पहला पढ़ा बच्चा, यहां पर ए और टी एक पेयर मिला, पहला पेयर तुमने पढ़ा, बोलेगा भैया $3 जमा करो, एवरेज बता रहा हूं। एक पेयर अगर तुमने पढ़ा बच्चा, उसका खर्च आ जाएगा $3। चलिए अगला पेयर पढ़ा, जी और सी है सर, चलो बच्चा $3 खर्च। फिर से एक पेयर पढ़ा, सी एन जी है, चलो बच्चा एक $3 फिर से खर्च। समझो आपके पास टोटल बेस पेयर है लगभग 3.3 इंटू 10 पे पावर 9। ऑन एवरेज एक पेयर को पढ़ने में $3, इंडिया वाला नहीं, ₹3 मत जोड़ लेना, $3 खर्च होगा। यानी ऑन एवरेज 9 इंटू 10 पे पावर $9 खर्च हो जाएंगे। आ गया समझ में? अगर एवरेज हमने एक पेयर के लिए $3 निकाला तो सर टोटल खर्च निकल गया। और इंडियन रुपीज में निकालना है तो बेटा डॉलर का जितना वैल्यू होता है, $1 कितने रुपए इक्वल, तो बेटा 80 से लगभग आज का पैसा चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर दो। ये बेटा 1990 की कहानी है, इतना पैसा कौन देगा, इतना पैसा कौन देगा, इसलिए नाम है मेगा प्रोजेक्ट। इतना बड़ा पैसा कौन देगा? तो अमेरिका, याद कीजिएगा क्वेश्चन आएगा। इसलिए अमेरिका के दो बड़े कंपनी, एक है बच्चा आज भी बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अभी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका की कंपनी, और दूसरा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया, आपस में मिलकर के बातें की और बोला हम लोग दोनों मिलकर के चलाएंगे, ठीक है। लेकिन पता चला पैसा तो बहुत खर्च होने वाला है भाई, पैसा बहुत खर्च, और करेंगे कैसे, इतना स्टडी डिटेल में कैसे कर पाएंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को पढ़ना है, 3.3 इंटू 10 पे पावर 9 बेस पेयर है, कैसे पढ़ पाओगे? तो इन्होंने बोला इंग्लैंड की, यूके की एक और कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, वेलकम ट्रस्ट, हाँ उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया कि भैया तू भी मेरा हेल्प कर दे। लेकिन जब आगे जैसे रिसर्च आगे बढ़ने वाला था, उन्हें पता चला नहीं इसमें और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने फ्रांस, उन्होंने जर्मनी और बेटा चाइना के साइंटिस्ट का हेल्प लिया। इंडिया को जोश में मत लिख देना, हाँ जोश में बेटा इंडिया भी डाल दी, इंडिया नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं था। और क्यों बनाते भाई, हमारे जैसे महानुभाव लोग भी यहाँ है, हाँ जिनको कुछ काम नहीं है, ठीक है, कुछ करते ही नहीं बैठ करके, तो बोले भैया जा, ठीक है। तो हमें आउट कर दिया गया, इतना हम लोग तब तक थे भी नहीं। 1990 में इंडिया में कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर तुम चला लोगे, इंडिया में 1990s के आसपास में तो कंप्यूटर ही आया है। और बेटा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ क्यों दे देगा तुम्हें कोई, ठीक है। अब बात हुई तो बोले सर क्यों किया गया, फायदे। हाँ अब आएगा सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड में, गोल, गोल सर क्यों हम करना चाहते थे, ठीक। अलग अलग साइंटिस्ट से हमेशा पूछा जाता था, ये साइंटिस्ट आप बताइए ना ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने जीन है, तो कोई बोल रहा है 50,000, कोई बोला 1 लाख हो सकता है, बोले हम तो बड़े हैं भाई हमारे अंदर 1,40,000 होगा। अलग अलग साइंटिस्ट का मानना था कि जीन का नंबर अलग अलग होगा, हमें आइडिया ही नहीं था।
हमें बस ये मालूम था कि डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं और जीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीन का नंबर कितना है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग नंबर, बड़ा कंफ्यूजन था। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को खत्म करना था कि एक्चुअली में जीन का नंबर कितना है। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम, हमारे अंदर में कितने जीन का नंबर है, एग्जैक्ट नंबर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। सेकंड, जब ये सेकंड चीज, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया जाएगा तो बेटा इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। बोले सर कैसे? आज समझो। हमें जीन पता चल गया बेटा, इंसुलिन जीन कौन है, हमें जीन पता चल गया कि क्रोमोसोम 11 नंबर पे इंसुलिन जीन मौजूद है। तो हम इंसुलिन जीन वहां से काटेंगे, बैक्टीरिया में डाल देंगे और इंसुलिन हार्मोन बना देंगे। तो इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन भी कर लिया। इंडस्ट्री वाले को बोला देख बहुत बड़ा फायदे वाला प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं। बोले कैसे? आने वाले टाइम में हमें जीन के बारे में पता चल गया ना, तो हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पता करेंगे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जीन को पता करेंगे, तुझे मैं दे दूंगा जीन निकाल करके, तू उसे इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देना। बायोटेक थोड़ा बहुत पढ़ा है? बोले हाँ पढ़े हैं। और इकोलाई के हेल्प से खूब सारा ग्रोथ हार्मोन बनाना। किसी को बेचोगे बेटा, किसी एनिमल पे रिसर्च करने करोगे, अपना जीन निकाल के एनिमल्स में डालोगे, उस पर नेगेटिव हो सकता है। 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज शायद कट होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब जब प्रोजेक्ट चलाएंगे हो सकता है बच्चा इसका कुछ निगेटिव लोग यूज करें। कैसे? आप अपना जीन निकालोगे, किसी इंडस्ट्री को बेचोगे, इंडस्ट्री वाला गलत उसका यूज कर लेगा, गलत उसका यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। इसलिए बेटा लीगल टीम रखना पड़ेगा ना। एनसीईआरटी का वर्ड देखना बेटा, ELSI करके लिखा है, इथिकल। जो ये प्रोजेक्ट चलाइएगा वो बेटा इथिकल होना चाहिए, गलत काम मत कीजिएगा। आपको पता चल गया इंसुलिन जीन यहां पास है, उसका गलत यूज मत कीजिएगा। हाँ, आपको पता चल गया अपना जीन ना हम कैमल में डाल देंगे तो कैमल खूब सारा इंसुलिन बनाएगा, फिर मार करके कैमल को निकाल लेंगे, तो ये तो गलत यूज है। इसलिए इथिकल इश्यूज को ध्यान रखना है, कोई गड़बड़ी ना हो, लीगल प्रॉब्लम ना हो, इंडस्ट्री वाला कोई बेटा गलती ना, कोई साइंटिस्ट चोरी ना कर ले हमारा थॉट। तो लीगल भी लेना है और ह्यूमन सोसाइटी के लिए काम करना है बेटा, सोशल इश्यूज सोसाइटी के अच्छे करने के लिए करना है। सोसाइटी में इस प्रोजेक्ट को चला के उसका बेनिफिट देंगे, इसलिए उसने ELSI इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को सॉल्व भी करना है। तो ये बच्चा आपके स्टार्टिंग वाले फीचर्स हो गए। अब बात चला, चलो भाई ये सब कहानी तो हो गया, हम करेंगे कैसे, हम करेंगे कैसे? अब करोगे कैसे? तो साइंटिस्ट में डिबेट था, ध्यान से सुनिएगा। ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये आपका डीएनए है और डीएनए बेटा डबल स्टैंडर्ड होता है। इस डीएनए के अंदर में क्या होते हैं? तो सर बेस पेयर होता है, बेस पेयर होते हैं। और इसी बेस पेयर को सर हमें एक से लेकर के लास्ट तक पढ़ लेना है। हमें सर इस पूरे डीएनए को A to Z पढ़ना है, इसका सीक्वेंसिंग करना है सर, सीक्वेंसिंग करना है। ध्यान से सुनना। तो दो तरह के साइंटिस्ट लोग थे, उनमें डिबेट चला। एक साइंटिस्ट ने बोला कि भैया पूरा डीएनए क्यों पढ़ते हो, पूरा डीएनए पढ़ने से क्या फायदा है, ए से लेकर के जेड तक पढ़ के क्या फायदा मिला, यहां से ए से लिया और जेड तक पढ़ गया, क्या फायदा मिला? तो बोले किसको पढ़ोगे? बोले देखो हमें यह सिखाया गया है कि डीएनए का कुछ पार्ट ही प्रोटीन बना सकता है, आरएनए बना सकता है, उसे जीन कहते हैं, उसे जीन कहते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकता है और प्रोटीन बनाएगा, बस ये पार्ट। तो हम बेकार का पार्ट क्यों पढ़े?
हम केवल कोडिंग पार्ट नहीं पढ़े जो कि आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो हम ये वाला पार्ट क्यों पढ़े भाई, बताइए ये वाला पार्ट क्यों पढ़े, इससे क्या फायदा है? तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का मानना था हम वही पार्ट पढ़ेंगे जो फंक्शनल है, जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो उन्होंने बोला कि हम लोग केवल ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, केवल एक्सप्रेस जो करेगा, जो डीएनए का पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डीएनए का पार्ट प्रोटीन बना सकता है, केवल उसी को पढ़ेंगे। बाकी हम एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करें, हम केवल जीन को पढ़ेंगे। सिंपल, हम बेटा ये जीन है जीन 1 और ये जीन 2, केवल इन दोनों को पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे। बोले अच्छी बात है। साइंटिस्ट लोगों को बोलेगा क्या डीएनए पे जाओगे तो जीन बोलोगे तो मिल जाएगा? क्या जीन बेटा चमकेगा? बोलेगा देखो हम जीन है, हम जीन है, हम जीन है, ओ हाँ के हम ये पढ़ लो, मेरा सीक्वेंस कर लो, मेरे अंदर में जो भी सीक्वेंस लिखा है पढ़ लीजिए। क्या डीएनए बोलेगा? डीएनए तो एक मैक्रोमोलिक्यूल से बड़ा सा है, उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है? कोई क्या वो चमकेगा कि हाँ हम जीन है, मेरा पढ़ाई कर लो, ये तो जीन नहीं है, ये बेकार का पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, मत पढ़ो। तो बायोटेक वाला सलाह देगा बच्चा, अब तुमने बायोटेक पढ़ लिया तो थोड़ा लॉजिकल सोचना। बायोटेक वाला बोलेगा बहुत आसान काम है, बेवकूफ बना रहे हो, बहुत आसान काम है ये। बोले कैसे? देखो ये सेल है, मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, और ये आपका डीएनए, ये डीएनए, केवल ग्रीन वाला पार्ट बेटा जीन है, केवल ग्रीन वाला पार्ट जीन है जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है। तो साइंटिस्ट ने बोला केवल ग्रीन वाला पार्ट पढ़ो ना, बाकी रेड वाले पढ़ने से क्या फायदा है, वो तो नॉन कोडिंग पार्ट है, कोई प्रोटीन तो बनाता नहीं है, फायदा क्या है? बोले फायदा तो बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन पता कैसे चलेगा? वहां पर क्या ग्रीन कलर से लिखा रहेगा और वहां रेड रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे? अरे रुको, देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग खोलो। बोले हाँ ठीक है। देखो जो पार्ट कोडिंग पार्ट होगा, फंक्शनल पार्ट होगा, तो वो डीएनए से आरएनए जरूर बनाएगा। बोले हाँ, जो पार्ट फंक्शनल है, जीन है, तो वो आरएनए बनाएगा, और आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने के लिए। तुम वहां से आरएनए को निकाल लो, तुम डीएनए को मत निकालो, तुम क्या निकालो? आरएनए को। बोले ठीक, उससे फायदा क्या होगा? और आरएनए तुमने एक बार निकाल लिया ना, तो इसके ऊपर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दो, तो ये आरएनए अब कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हो या कॉपी डीएनए कहते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में सीडीएनए कहते हैं। बोले ठीक है, इससे फायदा? अरे भाई केवल ये डीएनए पढ़ ले, हो गया, केवल ये डीएनए पढ़ ले। तो हमें मोटा दिमाग नहीं लगाना है, पैसा भी बचाना है। बोलेंगे केवल हम जो डीएनए एक्सप्रेस करेगा, यानी जो जीन के तरह है, जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखेगा, उसी को पढ़ेंगे। बोले कैसे? बोले बहुत आसान, तुम बेटा डीएनए पढ़ो ही मत, सेल लो, सेल से आरएनए निकालो। बोले ठीक, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करो, इंट्रॉन भी हट जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब इस डीएनए पे जो सीक्वेंस है, ए है, जी है, टी है, सी है, ए है, पढ़ ले भाई, हो गया। तुझे यही पढ़ना था ना कि वो जो डीएनए है उस पे कौन सा सीक्वेंस होता है, पढ़ा तो दिया, अब क्या टेंशन ले रहा है, कितना पैसा बच गया। तो बोले बहुत अच्छा बात है। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला नहीं, केवल हम लोग जो सीक्वेंस एक्सप्रेस करेगा उसी को पढ़ेंगे, केवल जो जीन होगा उसी को पढ़ेंगे, नॉन कोडिंग को पढ़ के क्या फायदा है? कैसे किया? बहुत अच्छा उपाय उन्होंने बताया। हम लोग डीएनए पढ़ेंगे नहीं, हम निकालेंगे आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाएंगे और उसे पढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा ग्रुप का साइंटिस्ट का मानना था नहीं, ऐसा नहीं करते, ए से जेड तक पढ़ते जाओ, ए से आंख बंद करो, जेड तक पढ़ लो, क्रोमोसोम निकाल लो, पहला दूसरा तीसरा, लाखों होंगे, पढ़ते जा पढ़ते जा पढ़ते जा। हाँ, इसी को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन, इसी को कहा बेटा रैंडम अप्रोच, एनसीईआरटी का वर्ड है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन करो,
उठाओ क्रोमोसोम, डीएनए निकालो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ते पढ़ते खत्म कर दो, हो गया। लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन साहब ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा, आपने पूरा पढ़ लिया, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कोडिंग पार्ट है यानी फंक्शनल पार्ट है और कौन पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, ये कैसे पता चलेगा? आपने ए से जेड तक तो पढ़ लिया, लेकिन आपको कैसे पता कि कौन फंक्शनल है और कौन नॉन फंक्शनल है? तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बोले रुको, इसका भी उपाय मेरे पास है। ईएसटी वाले साइंटिस्ट से मांगूंगा। बोले क्या मांगेगा? देखो हमने क्या करा, सीक्वेंस एनोटेशन वाले ने क्या किया, बेटा आंख बंद किया और पूरा पढ़ गए, आंख बंद किया पूरा पढ़ गए। कोडिंग हो, मान ली ये कोडिंग है, इसे भी पढ़ लिया, कोडिंग है इसे भी पढ़ लिया, और जो बेटा नॉन कोडिंग है उसे भी पढ़ लिया। ब्लाइंड अप्रोच, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, ब्लाइंड अप्रोच। आंख बंद कीजिए, पढ़ जाइए जैसे आप पढ़ते हो, सिलेबस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लाइंड अप्रोच है, पढ़ लिया। सर अब पता कैसे चलेगा सर कि कोडिंग कौन है और नॉन कोडिंग कौन है इस साइंटिस्ट को? बोले रुको, ईएसटी वाले को बोलेंगे कि अपना आरएनए दे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाले से जो कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनसे बोलेंगे अपना आरएनए दो। बोले ठीक। आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना देंगे। बोले ठीक। अब इस डीएनए को यहां डाल करके छोड़ देंगे, इस डीएनए को यहां डाल के छोड़ेंगे, मैचिंग कराएंगे। अगर वो डीएनए जाके मैच कर गया तो मानेंगे अरे डीएनए मैच कर गया, यानी ये कोडिंग पार्ट वाला है। और जो डीएनए का सीक्वेंस मैच नहीं किया वो बेटा नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, तो बता देंगे। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाले को बोलेंगे भैया आरएनए दे तू, आरएनए से डीएनए बनाएंगे, डीएनए का पूरा सीक्वेंस हमारे पास आ गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर में उस डीएनए का सीक्वेंस मिल गया और डाला, कंप्यूटर पे डाला, और अंदर में बेटा पूरा सीक्वेंस हमने पहले से नोट कर दिया है, डाल करके देखा, बोले अरे मैच कर रहा है, यानी कि जहां से मैच किया यानी कि वो डीएनए वाला पार्ट फंक्शनल है, और जो मैच नहीं करेगा वो बेटा नॉन फंक्शनल है, खत्म। तो इस तरह से इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इसमें बेटा जो प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा स्पर्म सेल को लिया गया, स्पर्म सेल को लिया गया, ये बेटा आपका न्यूक्लियस है और ये आपका डीएनए। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, आप स्पर्म सेल को डिग्रेड कीजिए और यहां से डीएनए निकालिए, यहां से बेटा डीएनए निकाल लीजिए, ये डीएनए निकाल लिया, डीएनए निकाल लीजिए। बोले ठीक। अब यहां पास बच्चे लोग आप डालिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आरई, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आरई। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को रैंडम कट कर देगा, रैंडम कट कर देगा, रैंडम कट कर देगा। तो जो आपके डीएनए बचेंगे वो कुछ पार्ट बेटा छोटा होगा, कुछ डीएनए बेटा हो सकते हैं बड़े होंगे, कुछ बेटा और बड़ा होगा। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा, ठीक है, काटने के बाद क्या हो गया सर, छोटा फ्रैगमेंट, सर बड़ा फ्रैगमेंट, देखिए कुछ छोटे फ्रैगमेंट, कोई बड़े फ्रैगमेंट्स बन गए। सर अब पढ़ेंगे कैसे? तो बोले रुक, अभी धैर्य रखो, अभी इतना आसानी नहीं है पढ़ना, 13 साल का प्रोजेक्ट है, टेंशन मत लो। कैसे करेंगे सर? हम क्या करेंगे, लाएंगे बच्चा लोग, ये लाया आपने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लाया, और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम, ये बेटा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का ये क्या है, क्रोमोसोम, ये व्हाइट वाला क्या है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। हमने बच्चा इसके अंदर में कुछ छेड़छाड़ किया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इस क्रोमोसोम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और मैंने उस क्रोमोसोम को, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को कट किया, और यहां पास अपने डीएनए को साथ में लगा दिया। इंसान का डीएनए, हमने डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट्स बनाए थे, अब बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम उसके साथ जोड़ दिया, और इसके बाद हमने ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफर कर दिया कहां, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या था बच्चा, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था, उसी के हेल्प से हमने अपना डीएनए भेज दिया बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारे डीएनए को कौन ले गया,
बोले सर हमारा डीएनए बैक्टीरिया में जाएगा, ले जाने वाले को वेक्टर कहेंगे, ले जाने वाले को क्या कहेंगे, वेक्टर। और कौन ले गया, सर बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। इसलिए इस वर्ड को एनसीईआरटी कहेगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया का हमने क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया, तो नाम दे दिया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसमें अपने डीएनए को डाला, छोड़ दिया। सर फायदा क्या है, सर फायदा क्या है, फायदा देखो, फायदा यह है कि अब फ्लास्क में ले जाके छोड़ दीजिए, तो ये बेटा बैक्टीरिया कल सुबह तक अपने 100 कॉपीज बना देगा, 100 कॉपीज बना देगा। और 100 कॉपीज बनेगा तो उसके अंदर में हमारा हमारा जो बैक है बच्चा, वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका होगा। जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है वो भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका होगा। इससे फायदा क्या है, ध्यान से सुनिए, इससे फायदा क्या है, फायदा ये है सर कि हमारे जो डीएनए का एक कॉपी था वो सर 4 कॉपी हो गई, 1 2 3 और 4। और हम लोग 4 साइंटिस्ट को दे दे, 4 साइंटिस्ट को दे दे कि भैया बहुत डिफिकल्ट काम है ना, 4 कॉपीज बना दिया है, हमने अपने जीन निकाला, बैक्टीरिया में डाल दिया, तो हमारे जीन की कई सारे कॉपीज हो गए। इसी वर्ड को हम लोग जीन लाइब्रेरी भी कहते हैं, इसी वर्ड को हम लोग कहते हैं बेटा जीन लाइब्रेरी ना, जहां पर हम लोग जीन का क्लोन करके कॉपीज बना के ढेर सारा रखते हैं। अब साइंटिस्ट को दे, जापान वाला ले जा, चाइना वाला तू ले जा, तू भी पढ़ना इसे और मुझे बताना। तो अब तुम बोले सर कैसे पढ़ेंगे, वो आएगा। अब देखिए ध्यान से, लेकिन सर अगर क्रोमोसोम हमारा बड़ा है, तो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट अगर बड़ा है तो सर, बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, बैक्टीरिया तो छोटा है और हमारा डीएनए तो बड़ा है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ईस्ट का सेल। ईस्ट बेटा यूकैरियोट से थोड़ा बड़ा होगा, ईस्ट का सेल लेंगे, उसके क्रोमोसोम को हमने मॉडिफाई कर दिया, उसके क्रोमोसोम को मॉडिफाई कर दिया, उसको काटा और अपने डीएनए को उसमें जोड़ दिया, अपने डीएनए को इंसान के डीएनए को जोड़ दिया। सर फायदा, अरे डीएनए बड़ा था, अब बड़ा डीएनए को कैसे तुम पढ़ोगे, तो पहले आपको ईस्ट में डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ईस्ट के क्रोमोसोम को ठीक है मॉडिफाई किया, उसके अंदर अपने डीएनए को डाला और ये भेज दिया ईस्ट के अंदर में, इसलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा, वेक्टर है, यानी हमारे डीएनए को, इंसान के डीएनए को कहां ले जाएगा, ईस्ट के अंदर ले जाएगा। सर फायदा सेम का, अगले दिन इस ईस्ट के कई सारे कॉपीज बन जाएंगे, वो डिवाइड करेगा, कई सारे कॉपीज बन जाएंगे। और कॉपीज बनने से फायदा क्या है, हमारा मान लो इंसुलिन वाला जीन था, बड़ा था, बैक्टीरिया में नहीं आ सकता था, काट काट करके डालना पड़ता, तो फिर तो मजा नहीं आता पढ़ने में। पूरा जीन बेटा बड़ा था हमारा जीन, तो हमने बोला यूकैरियोट्स में डालेंगे, बैक्टीरिया में नहीं डालेंगे, तो हमने डाल दिया। और ये वेक्टर के हेल्प से डाला, तो उस वेक्टर का नाम क्या था, बैक या यैक, तो आंसर आप याद कीजिएगा बेटा, यैक नाम देंगे। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के हेल्प से हमने यहां डाला, और पहले वाले का क्या नाम था, बैक था। बैक्टीरिया के अंदर में हमने अपने डीएनए को डाला विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर का नाम बैक, इस वेक्टर का नाम यैक हो गया। बोले सर ठीक है, यानी कि सर मान लो कि जापान के साइंटिस्ट ने सर एक बैक ले लिया, अब देखो समझो, अब रियल में होगा क्या, आपके स्पर्म के अंदर में टोटल बच्चा लोग था, ठीक है, आपके अंदर जो भी क्रोमोसोम थे हमने निकाल लिए, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम को निकाल लिया। हर साइंटिस्ट को अलग अलग साइंटिस्ट, चाइना वाले को 2 क्रोमोसोम दे दिया, ले भाई, जापान वाला तू भी लेके जा, ठीक है, जर्मनी वाला तू भी लेके जा रे भाई, कुछ अमेरिका वाला बोले ठीक है 7-8 तो मैं ही पढ़ लूंगा। अब प्रॉब्लम पढ़ेगा कैसे, अब पढ़ोगे कैसे ना, तो इसलिए एनसीईआरटी में वर्ड दिया होगा मेथडोलॉजी। मेथड क्या है आपके पास, मेन चीज तो इसी पे बात करना है ना, कैसे आपको पता कि जो डीएनए है, इंसुलिन जीन है,
उनके अंदर पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर कौन है? बोलेगा सर ये हम लोग जाके पूछेंगे डॉक्टर सेंगर से। हमने ये पूरा चीज किनसे पूछा? डॉक्टर सेंगर साहब से। बोले सर सेंगर साहब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेंगर साहब ने एक मशीन बनाया है। सेंगर साहब ने बच्चा एक मशीन बनाया है। बोले सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेंगर? क्योंकि बेटा सेंगर ने पहले इस मशीन के हेल्प से एमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर में, देखिए ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना होता है? एमाइनो एसिड। ये फर्स्ट एमाइनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटीन है। इसमें 1 2 3 4 5 एमाइनो एसिड। सर पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? ये बच्चा डॉक्टर सेंगर ने एक मशीन बनाया था, सीक्वेंसर। उसका नाम क्या था? सीक्वेंसर। उस सीक्वेंसर के अंदर डालिए, बता देगा पहला मिथियोनिन है, दूसरा ग्लाइसिन है, तीसरा ल्यूसीन है, चौथा फिनाइलएलेनिन है, ठीक है, लाइसिन है। ये बेटा उन्होंने एक टेक्निक दिया था, इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो डॉक्टर सेंगर ने इससे पहले रिसर्च कर रखा था कि कैसे आप एमाइनो एसिड को, सीक्वेंस को बता सकते हो। तो साइंटिस्ट लोग पहुंच गए कि देखो तुम्हारा मशीन में जैसे ही हम प्रोटीन डालते हैं तो तुम बताते हो ना पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पूरा प्रोटीन को बताते हो। वही मशीन में अगर डीएनए डाल दे तो क्या डीएनए का सीक्वेंस नहीं पता चलेगा? तो हमने बेटा डॉक्टर संगर का मशीन ही उठा लिया, उसी टेक्निक को यूज किया, मशीन के अंदर डीएनए डाल दिया और नोट करने लगे पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। इसलिए डॉक्टर सेंगर इतना इंपॉर्टेंट है। और इस साइंटिस्ट को बेटा 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। डॉक्टर सेंगर्स टेक्निक, जब तुम जाओगे ना ग्रेजुएशन में तो ये पूरा टेक्निक तुम्हें पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट दे देता हूं तुम्हें। ये मशीन है, ये डॉक्टर सेंगर्स का मशीन है, सीक्वेंसर नाम है इसका, क्योंकि सीक्वेंस को बताता है सीक्वेंसर। और ये तुमने मशीन में जैसे ही डाला डीएनए, ये तुमने डाला डीएनए डाला, जैसे ही ये डीएनए को लेगा तो ये बच्चा, ये मशीन है और ये हमने स्क्रीन से जोड़ दिया। ये स्क्रीन, ये स्क्रीन है। जैसे ही तुम डालोगे तो यहां पर बेटा कलर दिखेगा, थोड़ा सा समझो। यहां पर कलर दिखेगा, जैसे एक पिक बना ये येलो कलर का, तो मान लीजिए ये पिक जो है बेटा ये बता रहा है कि ये एडेनिन है। फिर से ही बना नीला वाला, ये बेटा बता रहा है ये थाइमीन है। एक फिर से बना व्हाइट वाला, ये बता रहा है बेटा गुआनिन है। फिर से यहां पर येलो वाला आया, तो फिर से तुमको पता चल गया ना, कलर को देखना है, लिखना है। और तुम्हें थोड़ी ना लिखना है, कंप्यूटर खुद से लिखेगा। तो जैसे ही तुम्हें पिक दिखा, ओ यहाँ पर येलो वाला है तो पता है एडेनिन, फिर से यहाँ पर नीला वाला है तो थाइमीन, व्हाइट वाला है गुआनिन, फिर से यहाँ पर व्हाइट वाला आया, फिर से यहाँ व्हाइट वाला आया, फिर से यहाँ व्हाइट वाला आया, फिर से वहां व्हाइट वाला आया, तो पता चली ओ यहाँ पर गुआनिन है, फिर गुआनिन है, फिर गुआनिन है, फिर से यहाँ पास ब्लू वाला आ गया तो थाइमीन है। तो क्या आपको सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है? और आराम से लिख लो, ओ पहले येलो कलर था एडेनिन, फिर आ गया थाइमीन, फिर गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर गुआनिन, फिर गुआनिन, फिर थाइमीन आया। तो आप डीएनए डालते जाते हो, यहाँ पर पिक बनते जाता है। और पिक से पता तो चल गया पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यही तो बेटा सीक्वेंसिंग है। अरे यही तो सीक्वेंसिंग है कि आपको सीक्वेंस पता चलते जा रहे हैं। और सीक्वेंस एक बार पता चल गया तो बेटा आप लिख दो। कंप्यूटर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच आपका ही था, उनको दे दो, आराम से वो इस कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और जरूरत पड़ा तो आसानी से उस पर सर्च भी कर सकते हो, ढूंढ भी सकते हो। इसलिए एनसीईआरटी ने वो फिगर भी बनाया है कि एक लड़की का डीएनए निकाला, मशीन में डाला, मशीन ने डीएनए को पकड़ा, उसके ऊपर में स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर में दिखते जाएगा और मशीन में वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो ये आपका हो गया।
नेक्स्ट जो है, ठीक है, एक लास्ट का पार्ट है, एक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं लास्ट में उस पर काम करूंगा। जहां पर ओवरलैपिंग वाला दिया होगा तुम्हें समझ में नहीं आता, ओवरलैपिंग वाला मैं आज समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ओवरलैपिंग का कुछ दिया है, कैसे पता चलेगा? सर आपने तो सर आपने तो डीएनए को कई सारे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिए सर। ये फ्रैगमेंट्स नंबर 1 है, ये फ्रैगमेंट्स नंबर 2 है, ये फ्रैगमेंट्स 3 है, आपको कैसे पता? आपने तो काटा, बैक्टीरिया में डाला और उसके बाद में सीक्वेंस कर दिया, तो आपको कैसे पता सर कि फ्रैगमेंट्स 1 है? बैक्टीरिया के अंदर तो डाल दिया ना, ये 1 है, इसके बाद में ये 2 है, इसके बाद में ये 3 है, ये 4 है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे लास्ट में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पे काम करेंगे, टेंशन नहीं। चलो अब हम लोग बात करें, प्रोजेक्ट चलाया, सीक्वेंसिंग की, सर इसके फीचर्स क्या है? कंप्लीट हो गया 2003 में, पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। 2006 में जो बचा हुआ रह गया था कौन सा? क्रोमोसोम 1, वो भी कंप्लीट हो गया मई 2006 तक, ठीक है। यानी 2003 में हम लोग बच्चे लोग सारे ऑटोजोम, लगभग लगभग कितने हो गए ऑटोजोम थे तुम्हारे पास? कितने? 22। उसमें से 21 को हमने स्टडी कर लिया, एक्स और वाई। तो हमने मई 2003 तक वाई पूरा पढ़ लिया था, एक्स पूरा पढ़ लिया था, और 22 में से केवल हमने क्रोमोसोम 1 को हटा दीजिए, यानी कि 21 को पढ़ रखा था। मई 2006 तक इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इससे क्या पता चले, ऐसा क्या नया चीज हमें मिल गया ना, हमें क्या नया चीज मिला, उसमें से कुछ हमें फायदा हुआ तो बोलते हैं। फायदा नंबर 1, हमें बेटा ये बहुत कंफ्यूजन था हमारे अंदर, जीन्स कितने हैं। अलग साइंटिस्ट आते थे, वो अलग अलग कहानी सुनाते थे। अलग साइंटिस्ट आता था, कोई बोलता था 1 लाख है, कोई बोलता था 1.5 लाख है, तो हमें पता ही नहीं था। इसके थ्रू हमें पता चल गया कि जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ऑटोसोम है 1 2 3, ये एक्स क्रोमोसोम है, और ये बेटा नन्हा सा छोटा सा वाई क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बताया कि हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं। ये एक जीन, ये 2 जीन, एक बॉक्स बनाने का मतलब एक जीन है। तो इन्होंने बताया जो क्रोमोसोम 1 है उस पे सबसे ज्यादा जीन है। सब पे देखो, सब पे देखो जीन है, सब पे बेटा जीन है, सब पे बेटा जीन है। उन्होंने बोला क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन को कंटेन करता है। तो तुम बोलोगे कितना? ये डाटा नीट के एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो उन्होंने बोला जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पे है 2968 जीन। बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2968 जीन तो केवल क्रोमोसोम नंबर 1 पे। बड़ा था इसलिए पढ़ने में भी 3 साल और टाइम लग गए। और जो लास्ट वाई क्रोमोसोम है वो छोटा है, वो बेटा छोटा है, छोटा होने के बावजूद भी 231 जीन रखता है। छोटा होने के बावजूद भी बेटा 231 जीन रखता है। दो डाटा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन 1 पे, सबसे कम नंबर ऑफ जीन वाई पे, सबसे छोटा क्रोमोसोम वाई, सबसे बड़ा क्रोमोसोम 1। सर जीन का साइज कितना है? तो एनसीईआरटी कहता है ऑन एवरेज 3000 बेस पेयर, यानी कि अगर एक जीन को आप देख लो, एक बक्से को देख लो, एक ये बॉक्स जो है इसमें लगभग 3000 बेस पेयर होंगे ऑन एवरेज। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कुछ एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे जीन मिले जो बच्चा 2.9 मिलियन बेस पेयर का बना था। हाँ, एनसीईआरटी में देखना, सबसे बड़ा जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, जिसका नाम बच्चा डिस्ट्रोफिन है। डिस्ट्रोफिन है जो क्रोमोसोम नंबर एक्स पे था, और ये डिस्ट्रोफिन जीन हमारे मसल को कंट्रोल में रखता है।
अगर ये जीन खराब हो गया, अगर ये जीन खराब हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मसल बेटा मूव नहीं करेगा, पर्सन का डेथ हो जाएगा, पर्सन का बेटा डेथ हो जाएगा, जो मैंने आपको पेडिग्री में सिखाया था। सबसे बड़ा जीन कौन? आंसर इज द डिस्ट्रॉफी। नोट कर लीजिए। तो आपके दिमाग में चलेगा सबसे छोटा जीन कौन सर? सबसे छोटा भी तो कोई होगा, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन आप जानिए वाई क्रोमोसोम पे एक जीन है एस आर वाई। एस आर वाई, शाहरुख खान से याद रख लो, एस आर के जगह एस आर वाई, एस आर वाई जीन। इसी को कहीं कहीं पे टीडीएफ भी लिखा हुआ मिलेगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो सबसे छोटा जीन है। लगभग इसमें 13 बेस पेयर ही होते हैं, 13 बेस पेयर ही होते हैं। सबसे छोटा जीन एस आर वाई, सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन का डाटा एनसीईआरटी से नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है डिस्ट्रोफिन कितने बेस पेयर का बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बोला कि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो बच्चा 98% जो जीनोम है वो बेटा नॉन फंक्शनल है, यानी कि आपके डीएनए का 98% पार्ट बेटा कुछ नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, बस बेटा बैठा हुआ है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। यानी कि आपका केवल 2% ही पार्ट बेटा काम करता है, यानी यही 2% बेटा जीन कहलाता है। केवल 2% पार्ट आरएनए प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और उसी 2% को आप जीन कहते हो। यानी 98% बेटा नकारा है, ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठे हुए। बोले ठीक है, केवल 2% काम करते हैं, और टोटल जीन कितने बचा चले? लगभग 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 है। उस दिन बचा जब ये ह्यूमन प्रोजेक्ट रिसर्च करके अपना रिपोर्ट सबमिट किया, तो उसने बताया कि 30,000 जीन में से हमने जितना स्टडी किया, 50% से ज्यादा ऐसे जीन हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं। 50% से ज्यादा जीन तो ऐसे हैं जिन पे हमें मालूम ही नहीं वो करते क्या है। उस दिन की बात है, आज हो सकता है कि सभी पता हो। आज बेटा हमें कब हो गया ना, 2003 में कंप्लीट हुआ, आज 2020 है, तो साइंस बहुत आगे चला गया है, तो आज हो सकता है कंप्लीट हो चुका हो। लेकिन उस दिन जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो इसने स्टडी करके बताया कि हमें भैया जितना रिसर्च किया, 50% जो जीन है उसके बारे में क्या करता है, कौन सा एंजाइम बनाता है, कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्टिल अननोन। तो ये उसके बेसिक फीचर आपको याद रखने। एनसीईआरटी सेकंड लाइन बोलता है कि एक इंसान का बच्चा शाहरुख खान का डीएनए और सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले ले, यानी शाहरुख खान एक तरह का फिल्म स्टार, और बच्चा सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले ले, दोनों का डीएनए 99.9% मैच करेगा। या बेटा कोई डाउन का ले लो, कोई डाउन का ले लो, हाँ, तो राहुल गांधी का ले लो और नरेंद्र मोदी का ले लो, दोनों का मैच करोगे तो 99.9% मैच कर जाएगा। ठीक है, एक को पप्पू कह देते, एक को कुछ कह देते, ठीक है। लेकिन बेटा मेरा ये कहना है, दो इंसानों का डीएनए लगभग बच्चा 99.9% मैच करता है। हाँ हाँ, लेकिन 0.1% भी बहुत होता है, 0.1% भी बहुत होता है ना। टोटल बेस पेयर 3 × 10⁻⁹, उसका 0.1 भी बहुत होता है। तो साइंटिस्ट ने एक नया चीज बताया, बोला देखो अगर सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले लो, ये सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले लो, और मान लो सचिन तेंदुलकर डीएनए में यहाँ पर एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन। लिख दो ये सचिन तेंदुलकर का है, सचिन तेंदुलकर का। और ये बेटा आपने ले लिया सलमान खान का, सलमान खान का, ठीक है। इसका डीएनए सिंपल करने के लिए मैं सिंगल स्टैंड बना रहा हूं। आपको मालूम है डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है, 2 स्टैंड होंगे, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए एक ही स्टैंड बनाया। ये चीजें आप समझ सकते। सलमान खान का वही बेटा वही क्रोमोसोम नंबर 1 का डीएनए ले लिया, सलमान खान का भी क्रोमोसोम नंबर 1 का ही डीएनए लिया, उसी जगह का लिया, सेम जगह। यहां देखा, यहां भी एडेनिन है, यहां भी गुआनिन है, यहां भी साइटोसिन है, यहां भी एडेनिन है, यहां भी गुआनिन है, यहां थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है।
यहां पर मिल गया बेटा एडेनिन का जगह, यहां पर मिल गया मान लो साइटोसिन। अब मैच करो, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर का मैच करो। बोले सर मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है सभी सर। इस जगह पे पूरा डीएनए मैच कर गया सर, बस एक ही जगह पे तो मिस मैच हुआ है सर। सर यहाँ पर ए था और यहाँ पर सी था, तो हमने अगर दो इंसान का डीएनए निकाल लो एकदम सेम जगह का और डीएनए को मैच करो, मैच करेगा। लेकिन बेटा देखो ना, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हुआ, इसी को कहते एसएनपी। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि नाम में लिख रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस, पॉली मतलब डिफरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो सर क्या सलमान खान और सचिन तेंदुलकर में एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है? इस लोकस पे एक ही का, लोकस मतलब जगह, इस जगह पे एक ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। सर क्या एक ही ऐसा लोकस होगा जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होगा? नहीं, ऐसे ऐसे अब पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले लो, पूरा सचिन तेंदुलकर का डीएनए ले लो, और इधर बेटा सलमान खान का ले लो। ऐसे ऐसे तुमने केवल एक जगह नोट किया ना, यहां का केवल नोट किया, ऐसे ऐसे 1.4 मिलियन साइट होंगे, 4 मिलियन साइट होंगे जहां पर एसएनपी पाया जाएगा, जहां पर एसएनपी पाया जाएगा। तुम्हारा डीएनए तुम्हारे दोस्त के डीएनए के साथ रख दो, और तुम्हें थोड़ी करना, कंप्यूटर करेगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तुम नहीं बेटा लेकर के बैठ गए, डीएनए डाला, उसका वाला डीएनए डाला, कंप्यूटर में मैच कराया, तो बोल देना कंप्यूटर के जहां पर मिसमैच होगा ब्लिंक करना। देखा, अरे ऐसे ऐसे 1.4 मिलियन जगह पे ब्लिंक हुआ। जब देखा अरे कुछ नहीं है, सारे डीएनए सेम है, बस एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, इसी को कहते हैं एसएनपी। आ गया? तो ऐसे से एक साइड नहीं है, 1.1 साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, ये तीसरा साइड हुआ, ये चौथा साइड हुआ, सेम जगह को मैच करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। तो ऐसे ऐसे 1.4 मिलियन साइट है। क्लियर? तो कोई गड़बड़ नहीं करना। और लास्ट में एनसीईआरटी एक और पॉइंट ऐड करेगा कि हमारे डीएनए का जो मैक्सिमम पार्ट है, हमारे डीएनए का जो मैक्सिमम पार्ट, देखो काम तो करता है 2%, 2% है वो बच्चा प्रोटीन बनाता है, यानी वो जीन है। बाकी 98% बेटा नक्कारा है, और अच्छा चीज है, नक्कारा होना बहुत अच्छी चीज है, मैं प्रूव कर दूंगा, अच्छा चीज है। सर क्यों? थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। बेटा ज्यादा पार्ट खराब है, अगर कोई बच्चा आप पर म्यूटेशन हो गया, कोई रेज आ गया, तो बेटा कौन खराब होने के चांसेस ज्यादा है? आपके अंदर में केवल 2% डीएनए काम कर रहा है, 98% बेटा नक्कारा बैठा है। यूवी रेज आया, डीएनए को डैमेज कर देगा। कोई वायरस आए, जीन को म्यूटेट कर देता है। केमिकल्स खाया, डीएनए को म्यूटेट करता है। तो बेटा नक्कारा के खराब होने के चांस ज्यादा है, और नक्कारा अगर खराब भी हो गया तो बेटा ना प्रोटीन बनेगा ना कोई एंजाइम बनेगा, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी चीज है, आया समझ में? और बेटा इस 2% पे अगर गिर गया ना यूवी रेस, यूवी रेस गिर गया तो बेटा तुम्हारा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए रेस तो आएगा, वायरस भी आएगा, केमिकल्स भी आएंगे, और डीएनए को खराब भी करेगा। लेकिन चांसेस है ज्यादा पार्ट खराब है तो ऑटोमेटिकली इस पे होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग बच जाएंगे। होगा म्यूटेशन लेकिन हम लोग बच जाएंगे। रेडी? लेकिन इन नकारा में सर जो नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, उसका मैक्सिमम जो पार्ट है, जो मैक्सिमम पार्ट है सर वो रिपीटेटिव डीएनए। एचजीपी कहता है जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका मैक्सिमम जो डीएनए का पोर्शन है वो बेटा रिपीटेटिव डीएनए रखता है, वो रिपीटेटिव डीएनए रखता है। बोले मतलब क्या रिपीटेटिव डीएनए? कहने का मतलब है जो नकारा लोग हैं बच्चे, इसे नीट में क्वेश्चन बना था और बच्चे ने गलत किया था। पहला चीज, नकारा कहने का मतलब बेटा यहां पर मान लो कि GCAT है, फिर से आया GCAT, फिर से आया GCAT, तो क्या हो रहा है? पता है ना आपको बहुत अच्छे से, फिंगर प्रिंटिंग में काम आता है कि मान लो बेटा यहाँ पे GCAT है, फिर से आया GCAT, फिर से आया GCAT। सर कितनी बार आएगा? फिर आएगा क्या? एनसीईआरटी बोलता है 100 to 1000 टाइम्स। ये बेटा 1000 टाइम तक हो सकता है, ऐसे ऐसे GCAT
1000 बार रिपीट हो सकते, 1000 बार रिपीट हो सकता है ना। तो बोलेंगे सर इससे फायदा वायदा कुछ है क्या? ये जीसीएटी 1000 बार रिपीट हो गया। एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि सबसे पहले रिपीटेटिव जो पार्ट ये प्रोटीन नहीं कोड करेगा। नीट में क्वेश्चन आया था, रिपीटेटिव डीएनए फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल? बोलिएगा रिपीटेटिव डीएनए तो नॉन कोड, नकारा है सर, नकारा यानी प्रोटीन नहीं बनाएगा, नो प्रोटीन। सर फायदा क्या है? एनसीईआरटी लिखेगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है सर, ये समझ में नहीं आया। तुम्हारा बेटा 1000 बार रिपीटेशन है इंसान के अंदर। अब हमने चिंपैंजी के अंदर देखा जीसीएटी, 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 ये बेटा मान लो उनके अंदर में है 980 बार। अब बेटा हाथी के अंदर देख लो जीसीएटी, 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 मान लो बेटा यहां पर से 500 बार। अब चूहे के अंदर देख लो तो जीसीएटी बेटा 200 बार। आपको समझ में आ रहा है? अरे सर हमारा ना 1000 बार है और चिंपैंजी में सर 980 बार है, तो लगभग लगभग हमसे मैच कर रहा है। इसलिए तो तुम बोलते हो कि ह्यूमन चिंपैंजी के ज्यादा क्लोज है बेटा चूहे के कंपैरिजन में। तो आप इवोल्यूशन को डिसाइड कर सकते हो कि हमसे कौन ज्यादा क्लोज है। हमारे अंदर रिपीटेटिव वाला 1000 बार है, तो सामने वाला का भी अगर 980 बार है तो सर लगता है कि हमसे क्लोज है। और कोई 700 बार है, ज्यादा दूर, और चूहा बोल रहा है हाँ हमारे अंदर 200 बार है, बोले भाग यहां से ना। तो इसलिए चूहा हमसे कम नजदीक है और चिंपैंजी हमसे ज्यादा नजदीक है। यानी इवोल्यूशन के दौरान में रिपीटेटिव डीएनए का जो रिपीटेशन है बेटा वो चेंज करते गया। तो ये बड़ा फायदा है। एनसीईआरटी सेकंड लिखता है कि रिपीटेटिव डीएनए का है बेटा स्टेबिलिटी में। सेकंड एनसीईआरटी लिखता है बेटा स्टेबिलिटी, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन, 3 वर्ड। सर स्टेबिलिटी कैसे? ये आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के इंड को बेटा टीलोमियर कहते हैं, कोई काम वाम नहीं करता, टीलोमियर कहता है। थोड़ा सा अगर तुमने पढ़ा होगा तो टीलोमियर, टीलोमियर पे रिपीटेटिव डीएनए ही होते हैं, जीसीएटी, 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 जीसीएटी। तो सर यहां पर रिपीटेटिव डीएनए है सर, और क्या बना दिया? टीलोमियर। फायदा सर तुम्हारे बेटा जो 46 क्रोमोसोम है ना, पहला क्रोमोसोम दूसरा से क्यों नहीं जुड़ता? तुम तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर में 46 क्रोमोसोम रख दियो, एक दूसरे से चिपकते चला जाना चाहिए, कभी भी स्टिक नहीं होता, क्योंकि टीलोमियर है बेटा नॉन स्टिकी पार्ट, वो दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ने नहीं देता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। तो सेल डिवीजन में बेटा जुड़ गया ना तो उधर ही रह जाना। तो सर क्यों नहीं जुड़ने देता है? क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए स्टेबिलिटी देता है क्रोमोसोम को, नॉन स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। तो इस रिपीटेटिव डीएनए का एक और काम हो गया नॉन स्टिकी बनाना, दूसरा इवोल्यूशन में डिसाइड करना। और ये सब में चेंज हो रहा है बच्चा, डायनेमिक्स है, ये इवोल्यूशन के दौरान अपने आप को चेंज करते रहेगा, अपने आप को चेंज करते रहेगा, तो ये डायनेमिक। ठीक है, तो यही है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। ठीक है, जिसमें आपको बच्चा कंफ्यूज करता है कि हमने एचजीपी में कितने क्रोमोसोम पढ़े, तो याद रखिएगा 24 पढ़े हैं, बच्चा आंसर 23 करता है, ये गलत है। क्रोमोसोम 1 को हमने 2003 में कंप्लीट नहीं किया था, 2006 में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन कहां है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968। सबसे कम नंबर ऑफ जीन कहां है? तो आंसर इज द वाई क्रोमोसोम पे 231। सबसे बड़े जीन का नाम क्या है? आंसर डिस्ट्रोफिन, जो एक्स क्रोमोसोम पे है। 50% से ज्यादा जो जीन है उसके बारे में हमें उस टाइम तक फंक्शन पता नहीं था, क्योंकि 2003 में आ गया ये प्रोजेक्ट, तो उस टाइम सारी कहानी बता दी गई। हम लोग बेटा 2020 में, तो आपको 2003 की कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और मेरे में से ये क्लियर हो गया। जो डिफिकल्ट पार्ट है जो आप पढ़ते हो, आई थिंक मैं आपको बता देता हूं, जो आप पढ़ते हो कहां पर आपको दिक्कत होती है, जो बैक और यैक के नीचे में लिखा है बच्चा, जहां पर ओवरलैपिंग वाला वर्ड लिखा है, ओवरलैपिंग वाला लिखा है कि कैसे पता चलेगा सर, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूं।
ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, 1 मिनट का। ये डीएनए, ये बेटा डीएनए, ठीक, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया। तो तुमने बायोटेक पढ़ा है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अगर बायोटेक नहीं पढ़ा है बेटा, बहुत मुश्किल है। ये देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था, क्योंकि आप तब तक मैं पढ़ाता ना तो बोलते सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बेटा आप, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ऐसा नहीं कि एक ही क्रोमोसोम नंबर एक ही लेना है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ये 2 है। आपने क्रोमोसोम 1 को ही 2 कॉपीज ले लिया, ये एक येलो वाला, एक ये वाला, ठीक है। सर कैसे अब करें? तो आप डालो बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, RE, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डालिए। ये क्या करता है, जहां भी आपका, जहां भी बच्चा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वहां कट मार देगा। यहां कट मारा, यहां कट मारा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, कट मार दिया, फिर से कट मारा, फिर से कट मारा, फिर से कट मारा, और ये डीएनए आपके फ्रैगमेंट्स में टूट गए। ये रिस्ट्रिक्शन नंबर एंजाइम नंबर 1 था, जो आपके डीएनए को देखिए इस फ्रैगमेंट्स में, इस फ्रैगमेंट्स में, इस फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। अब क्या करना है आपको, इस डीएनए को वेक्टर के हेल्प से, बैक या यैक के हेल्प से पकड़ना है, बैक्टीरिया में डाल देना है। फिर उसे क्या करना है, जो आपके डॉक्टर सैंगर ने मशीन बनाया था उसमें डाल दीजिएगा। मशीन में डीएनए जाएगा, पिक बनेगा, कलर आएगा, कलर को नोट करते जाइएगा। ओ पहले ए येलो कलर, जी, ये जी, ऐसे करते लिखते जाइएगा। लेकिन प्रॉब्लम है सर, हम तो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स में तो तोड़ दिए, लेकिन सर ए पार्ट आया, बी पार्ट आया, सी पार्ट आया, मुझे कैसे पता चलेगा सर दूसरा पार्ट कहां पास था? हमने सर यहाँ पास, ये हमारा इंसुलिन जीन वाला था, मुझे कैसे पता चलेगा सर इस जीन के बाद में कौन वाला डीएनए का सीक्वेंस था, इसके बाद में कौन सा डीएनए सीक्वेंस था? आपने तो छोटा छोटा पार्ट पढ़ा है ना, आपने तो एक क्रोमोसोम के हजारों पार्ट बनाए, हर पार्ट को पढ़ लिया, लेकिन सर पता कैसे चलेगा पार्ट ए के बाद में पार्ट 2 कौन सा था, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 कहां से? आपने तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना दिए थे, और हमने फ्रैगमेंट्स को पढ़ लिया और मैंने कंप्यूटर में स्टोर भी कर दिया, लेकिन सर पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे ढूंढे? हाँ, ये डिफिकल्ट काम था। तो ये शायद तुम्हें बाउंस करेगा, ये शायद तुम्हें बाउंस करेगा। चलो सीखने की कोशिश करते हैं। यहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 डाला, अब डालो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 2, यानी दूसरे तरह का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डालिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस जो 2 है, ये अलग पैलिंड्रोमिक को पहचानता होगा। और मान लो बच्चा, मान लो ये डीएनए को यहां से काटता होगा, और मान लो यहां से कट करता होगा, यहां से यहां, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ऐसे कट करता है, फिर कट किया, वो यहां से यहां कट करता होगा, उसका पैलिंड्रोमिक अलग अलग है। तो ये फ्रैगमेंट्स आपके अलग हो गए, ये फ्रैगमेंट्स अलग हो गए, ये फ्रैगमेंट्स अलग हो गए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 से, और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 1 से ये फ्रैगमेंट्स बने। सर अब कैसे पता चलेगा, आपने फ्रैगमेंट कर दिया, मुझे दिखेगा क्या? हाँ, ये कैसे पता करें? तो साइंटिस्ट ने बेटा पहले ही सोच लिया था, साइंटिस्ट ने पहले ही सोच लिया कि ओ इसका भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा भाई, पढ़ तो लोगे, पता ही नहीं चला कौन सा चैप्टर का था। तुम्हें मैं बेटा 50 टॉपिक दूं और बोले अच्छे से प्रिपरेशन करना, पढ़ लो, एनसीईआरटी का 50 टॉपिक मैंने निकाल करके दिया, तुमने पढ़ लिया। अब मैं बताऊं कि ऐसे अरेंज करो तो कौन सा टॉपिक किस पे चैप्टर का था, तो बोले मुझे कैसे पता सर किस चैप्टर का था, मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ? अब साइंटिस्ट ने इसे पहले ही उसका उपाय निकाल लिया, बोले देखो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फर्स्ट कट करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर पैलिंड्रोमिक साइट होगा बेटा, ठीक है, मान लो यहाँ पर कट होने के बाद में साइट जो यहाँ पर बचा, यहाँ पास ये येलो वाला, ये जो है मान लो बच्चा ये है CTT80, कट किया CTT80 है, यहां पर मान लो कि आ गया, यहां पास कट किया तो यहां पर जो सीक्वेंस आया मान लो ये हो गया CGCG, बोले ठीक है। अब सोचिएगा आपने यहां से कट कर दिया है, ध्यान से देखना इसमें,
एक मिनट, यहां पास तुमने कट किया तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? ठीक है, हाँ, तो यहां से तुमने कट मारा। एक मिनट यार, ये क्या हुआ? यहाँ पास डीएनए था, यहाँ पास तुमने कट मारा। ठीक है, कट हो गया। मान लो यहाँ पर सीक्वेंस था ACGT, ACGT। मान लो बेटा यहाँ पर ACGT था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट मारा, यहाँ पर CTTA है और यहाँ AGCT थी। ठीक है, यहाँ पास। अब सोचना ध्यान से, इस बार तुमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 से तुमने कट मारा तो इसका फ्रेगमेंट ऐसे बन गया। एक मिनट, यहां से ऐसे बना, और यहां पर सीक्वेंस कौन सा आएगा भाई? यहां पर आ गया AGCT। सोचो, पहले वाला सीक्वेंस यहां से कट हुआ, CTTA पे रुक गया, यहां पर क्या है? AGCT। और यहां भी क्या आ रहा है बेटा? लास्ट में AGCT। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? इस फ्रैगमेंट के बाद में ये फ्रैगमेंट स्टार्ट होगा, इस फ्रैगमेंट के बाद में, क्योंकि देखो यही ओवरलैपिंग है ना। यहां के लास्ट में आया AGCT, इस फ्रैगमेंट के स्टार्टिंग में आया AGCT। इसका मतलब है इस सीक्वेंस के बाद में ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा। फिर से सीखते, फिर से सीखते। मान लो कि यहां पास आया CGCG, मान लो यहां पास आया CGCG, और तुमने यहां भी डीएनए को कट मारा भाई, यहां डीएनए कट, डीएनए कट, डीएनए कट, डीएनए कट, ऐसे कट हो गए। और मान लो यहां पास आपका सीक्वेंस आया CGCG, CGCG स्टार्टिंग में, तो आपको क्या पता चलेगा? अरे पहले फ्रैगमेंट को हमने जब काटा ना तो लास्ट में हमें मिला CGCG। अब कंप्यूटर को बोलेंगे ए किसी और का ढूंढ, तो CGCG मैच कर रहा है क्या? तो बोलेगा हाँ मैच तो किया था, एक का स्टार्टिंग में मुझे CGCG दिखा था। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? ओवरलैप कर रहा है, CGCG यहां भी CGCG। इसका मतलब है कि ये वाला सीक्वेंस के बाद में दूसरा सीक्वेंस डीएनए का ये वाला होना चाहिए। यहां पर मान लो लास्ट में CCCCCCG आया, किसी और का ढूंढ, तो किसी का है क्या CCCCCCG स्टार्टिंग में? बोले हाँ सर, एक का मिला है, एक का फ्रेगमेंट है लॉ से। यहां का लास्ट में CCCCG मिला, उसका मिला CCC, यानी कि दोनों ओवरलैप कर रहे, यानी कि रियल में दोनों बच्चा, इसके बाद में वही सीक्वेंस आने वाला है। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार पढ़िएगा, और यही लिखा होगा ओवरलैपिंग जहां भी मिलेगा उसी से हम लोग अरेंज कर देंगे। चलो, यही कहानी थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। और फटाफट मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया आज? चलो अब खत्म खत्म खत्म। चलो अब बताओ ईमानदारी से, किसे किसे समझ में आया? ठीक है, तो एक बार जाकर के वापस से इस लेक्चर को देख लीजिएगा। कल मॉर्निंग में लाइफ टाइम के लिए HGP क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मैंने बहुत आसान कर दिया, अब तुम्हें रिकॉल कर सकते हो। ओवरलैपिंग वाला सिंपल है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओवरलैपिंग वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी वही है। देखो हमने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है। यहां देखो, देखो ध्यान से, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 था, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 था। डीएनए को ऐसे काटता है, यहां कट, अरे भाई यहां से चलना, यहां कट, यहां से कट, यहां कट, यहां कट, और यहां कट। ठीक, अब मान लो कि यहां पर जब कट हुआ तो यहां पर सीक्वेंस आया तुम्हारा GGGGGGGC। ठीक, अब हमने इसी क्रोमोसोम 1 का एक और कॉपीज लिया, इसी क्रोमोसोम 1 का, उसके डीएनए का एक और कॉपी ले लिया व्हाइट वाला, और इसे मैंने काटा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 2 से काटा। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो पैलिंड्रोमिक को काटता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 का पैलिंड्रोमिक अलग अलग था। यहां पास थे, यहां पास थे, कट मारा, यहां पास थे, कट मारा, यहां पर थे, कट मारा, कट मारा, कट मारा। अब सोचिए, अब ध्यान से सोचना कि मान ले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 लिया, उसका पैलिंड्रोमिक साइट यहां पास था, और उसके बाद में पैलिंड्रोमिक यहां पास थे। ठीक है, हाँ यहां पास था। ठीक है,
फिर उसने यहां पास से कट मारा, तो मैं कट करके दिखा भी दे रहा हूं, यहां से कट मारा, यहां से कट मारा, यहां से कट मारा, एक को फिर से यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। ध्यान से सुनना। अब हम लोग ढूंढेंगे, देखो इसने तो अलग तरीके से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ने इसे अलग तरीके से काटा। अब मान लो ये डीएनए यहां से कट हुआ, तो यहां पर लास्ट में क्या मिला, जी 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 सी। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ने कट करा, तो यहां पे स्टार्टिंग में मिल गया जी 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 सी। तो हम हर फ्रैगमेंट का लास्ट पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि सेम ही चीज है ना, यहां पर जो जी 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 सी है वही चीज यहां भी होगा। तो हमने क्या किया, इस वाले सीक्वेंस का लास्ट में देखा ओ, और किसी जीन का ढूंढा, किसी का जी 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 सी है क्या स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में है यानी वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है यानी इसके बाद में वही वाला पोर्शन आएगा। सिंपल। यहां पास आपका मिला 5 बार ए और 1 बार टी, यहां पास भी तो वही होगा ना, 5 बार ए और 1 बार टी। आपने यहां से कट मारा, यहां से यहां कट मारा, तो 5 बार ए और 1 बार टी। इसका लास्ट और इसका स्टार्ट मैच कर जाएगा। यही ओवरलैपिंग मैच करना। ओवरलैपिंग मैच हुआ तो पता है इसके बाद में यही सीक्वेंस आएगा, यहां का सीक्वेंस और यहां का सीक्वेंस मैच किया तो इसके बाद में ये सीक्वेंस आएगा। तो यही है, थोड़ा सा पढ़ना, फिर मैं ट्राई करूंगा वापस से समझाने की। चलो ठीक है फिर, तो एक बार इसे वापस से कल सुबह में उठ करके सुन लेना। हाँ, मेरे में से एचजीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है फिर।